गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक सहकारिता के आधुनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया है कि मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन अधिकांश पाठ्यक्रम लगभग पूरा करवा दिया है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक हम पुनः दोहरा रहे हैं। सहकारिता के आधुनिक सिद्धांत, जिसमें ऐच्छिक एवं खुली सदस्यता। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि यह समिति की सदस्यता ग्रहण करे या नहीं करे। कोई भी व्यक्ति जो इस विचारधारा में विश्वास करता है स्वेच्छा से इसका सदस्य बन सकता है तथा जब भी चाहे इसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। सहकारी संगठन में जाति, धर्म, भाषा व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सहकारिता का मूल मंत्र है प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। सहकारिता का सिद्धांत लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है और उनमें पहल शक्ति का विकास करता है। खुली सदस्यता का मतलब ये नहीं है कि समिति अपने दरवाजे ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश के लिए खोल दे जो दुराचारी हों, जो समान विचारों के नहीं हों, जो स्वहित से प्रेरित हों और जो समिति में उसे नष्ट करने के लिए ही प्रवेश लेना चाहते हों। ऐसे व्यक्तियों को जो सहकारी व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा रखते हों, बहुत दूर रहते हों, समाज कंटक हों या सहकारी विरोधी हों, को सदस्य नहीं बनाना चाहिए। अतः अयोग्य, भ्रष्ट व चरित्रहीन व्यक्तियों को सहकारी संगठन का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। दूसरा आधुनिक सिद्धांत है प्रजातांत्रिक नियंत्रण का सिद्धांत। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक नियंत्रण। लोकतांत्रिक नियंत्रण से आशय संस्था के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संस्था का संचालन व नियंत्रण करने से है। प्रोफेसर पॉल लैम्बर्ट के अनुसार प्रत्येक सदस्य को मताधिकार इसलिए प्राप्त है कि वह एक व्यक्ति है। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को बराबर का अधिकार है और प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार है, चाहे उसके नाम कितने ही अंश हों। दूसरे शब्दों में मत देने का अधिकार अंशों के अनुपात में नहीं होता। संस्था का प्रत्येक सदस्य चाहे अमीर हो या गरीब एक ही मत देने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अतिरेक या लाभ का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट। सहकारिता का यह सिद्धांत सेवा के उद्देश्य को सामने रखकर कार्य करता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। लाभ के वितरण के इस सिद्धांत का आविष्कार रोकडेल के अग्रगामियों ने किया। वास्तव में यह सिद्धांत सबसे अनोखा व बुद्धिमत्तापूर्ण था। यह सिद्धांत रोकडेल सहकारी व्यवस्था का सार है। यह सिद्धांत एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सहकारी समितियां अपने सदस्यों और सहयोगियों को लागत मूल्यों पर सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। विलियम ई ग्लैडस्टोन ने इसे शताब्दी का महानतम आर्थिक आविष्कार कहा है। अतिरेक को सदस्यों में वितरित किया जाना चाहिए, किंतु संपूर्ण अतिरेक सदस्यों में वितरित किया जाए यह आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही अतिरेक को किस अनुपात में सदस्यों में बांटा जाए इस पर विचार आवश्यक है। लाभ का वितरण सदस्यों के निर्णय से
निम्न प्रकार भी किया जा सकता है। सहकारी व्यवसाय के विकास हेतु कोष का निर्माण, सामान्य सेवा के प्रावधान हेतु तथा समिति के सदस्यों में व्यवसाय के आधार पर वितरण। इसके बाद नेक्स्ट जो चौथा सिद्धांत है वो पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत। पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत भी सहकारिता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रॉकडेल अग्रगामियों का मानना है कि पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देना चाहिए। वे पूंजी को शोषण का आधार मानते थे, लेकिन बिना ब्याज के पूंजी उपलब्ध होना भी दुर्लभ था। अतः उन्होंने पूंजी पर सीमित ब्याज के सिद्धांत को अपनाया, जिससे कुछ प्रतिशत ब्याज देकर आवश्यक मात्रा में पूंजी प्राप्त की जा सके। आज यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि उत्पादन के अन्य साधनों की भांति पूंजी को भी ब्याज के रूप में पारितोषिक या पारिश्रमिक मिलना चाहिए। समस्या के इस पहलू पर विचार करते हुए प्रोफेसर डी.जी. कर्वे ने कहा है कि जब भी एक सहकारी समिति सदस्यों या गैर सदस्यों से पूंजी किसी भी रूप में उधार लेती है, तब वह पूंजी के उचित पुरस्कार के बतौर ब्याज देकर एक तर्कसम्मत कदम ही उठाती है, और ऐसा करने में सहकारिता के किसी आदर्श का हनन नहीं होता है। पूंजी की मांग बढ़ते जाने के कारण सहकारी संस्थाओं को अपने कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने हेतु पूंजी की प्राप्ति के इस सामान्य उपाय का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। इसके बाद पांचवा सिद्धांत है सहकारिताओं के मध्य सहयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1966 में ICA कमीशन ने किया। सहकारिता के विकास के लिए सहकारी संस्थाओं में प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। इस सिद्धांत का आशय यह है कि समस्त सहकारी संगठन को स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव तरीके से सक्रिय सहयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही वे अपने सदस्यों व पूरे समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। इस सिद्धांत को सहकारिता के मध्य सहयोग का सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि यदि सहकारी संस्थाओं में आपसी सहयोग की भावना नहीं होगी तो ये संस्थाएं आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगेंगी और फलस्वरूप उनका पतन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है सहकारी शिक्षा, कोऑपरेटिव एजुकेशन। सहकारी आंदोलन को स्वस्थ व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी शिक्षा का सिद्धांत आवश्यक है। रॉकडेल अग्रगामियों ने अपने नियमों में समिति के आधिक्य का 2.5% भाग शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान रखा। सोल्जे डेलिस प्रणाली में शिक्षा के सिद्धांत पर बल नहीं दिया, फिर भी इस सिद्धांत की उपेक्षा नहीं की। कोई भी आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब उसके सदस्य सुविज्ञ हों। मेडिसन ने एक बार कहा था कि लोगों को पहले शिक्षित किए बिना उनके हाथ में कार्य संचालन की जिम्मेदारी सौंप देना एक खेदजनक अंत की शुरुआत होगी। सहकारिता के इन आधुनिक सिद्धांतों के बाद हम बात करते हैं सहकारिता के अन्य सिद्धांत, जिनमें पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता। सहकारिता आंदोलन दुर्बल व निर्धन व्यक्तियों का आंदोलन है। निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वे अपना व्यक्तिगत हित सुरक्षित रखने में भी असफल रहते हैं। अपने व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिए वे एक ऐसा संगठन बना लेते हैं जो एक दूसरे की सहायता के लिए कार्य करे। इस पारस्परिक सहायता के द्वारा उन्हें आत्म सहायता प्राप्त होती है और वे पहले की अपेक्षा अब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य है प्रत्येक सबके लिए व सब प्रत्येक के लिए। नेक्स्ट दूसरा जो अन्य सिद्धांतों में है नगद व्यापार का सिद्धांत।
नगद व्यापार को रोकडेल अग्रगामियों ने सहकारिता का एक आवश्यक सिद्धांत माना था। उनका मानना था कि सहकारी संगठन को पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में उधार विक्रय करना पड़ता है, जिससे प्रथम तो साधनों की कमी होगी और दूसरे डूबत ऋणों की अधिक संभावना होगी, जिससे कुछ समय पश्चात वित्तीय साधनों के अभाव में समिति बंद होती नजर आएगी। ऋणग्रस्तता वास्तव में बुरी है। नगद विक्रय से एक लाभ ये भी होगा कि सदस्यों में वित्तीयता की आदत विकसित होगी। उधार माल नहीं मिलने के कारण सदस्य अपनी आवश्यकताएं भी सीमित रखेंगे, वे अपने साधनों के अनुरूप ही वे करेंगे। इससे प्रबंधकों की कठिनाइयां कम होंगी व सदस्यों को भी उचित लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत। सहकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक कार्य कुशलता व मितव्ययता पूर्वक किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही संस्था अपने न्यूनतम साधनों से लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है। नेक्स्ट, सेवा का सिद्धांत। सेवा भावना ही सहकारी आंदोलन का मूल मंत्र है। यह भावना समिति के प्रत्येक सदस्य में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एकता व बंधुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी। सहकारिता परस्पर एकता व सहयोग की भावना पर आधारित है। एक जापानी विद्वान ने इसे बंधुत्व के अर्थशास्त्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, न्याय व समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। शोषण व अन्याय के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना ही सहकारिता का मूल उद्देश्य है। सहकारी संस्थाओं में प्राप्त लाभ को सभी सदस्यों में समानता के आधार पर बांटकर ही उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रचार का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। सहकारिता का कार्यकलापों की जानकारी जन सामान्य को होनी भी अति आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संस्था के व्यवसाय तथा कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। नेक्स्ट, अवैतनिक सेवा का सिद्धांत। सहकारी आंदोलन के प्रवर्तकों ने अवैतनिक सेवा सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस सिद्धांत का आशय है कि सहकारी संस्था के संचालक बिना वेतन के सेवा भाव से समिति का कार्य करें। नेक्स्ट, राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत। सहकारी आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक आंदोलन है। एक सहकारी समिति की स्थापना करते समय उसे राजनीतिक व धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का माध्यम या साधन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सदस्यों की आर्थिक दशा सुधारने तथा उनकी सेवा का उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए। राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का अर्थ है किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति तथा किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति यदि सहकारिता के विचारों से सहमत है तो धार्मिक व राजनीतिक आधार पर उसे सदस्यता से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि समिति का सदस्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है संघात्मक संगठन। यद्यपि संघात्मक संगठन को सिद्धांत का दर्जा नहीं दिया जाता, फिर भी सहकारी संस्थाओं को संघात्मक ढांचे में ही स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ईमानदारी से व्यापार का सिद्धांत। सहकारिता में ईमानदारी से व्यापार करने पर बल दिया गया है। सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता। एक निजी व्यवसायी लाभार्जन के उद्देश्य से बेईमानी करता है। सहकारिता अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर अच्छी श्रेणी की वस्तुएं उपलब्ध करवाती है और ईमानदारी का पालन किया जाता है और करना चाहिए। सामाजिक स्वामित्व का सिद्धांत। एक सहकारी समिति निजी स्वामित्व वाली संस्था होती है। इस पर सभी सदस्यों का समान अधिकार व स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है राज्य संरक्षण का सिद्धांत। राज्य संरक्षण का सिद्धांत सहकारी व्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप से संबंधित है। सहकारी संस्थाएं स्वतंत्र संगठन हैं। सदस्य आपस में मिलकर इनका गठन करते हैं तथा निश्चित उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अतः सरकार द्वारा इन्हें संरक्षण भी दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सुदृढ़ता का सिद्धांत। सहकारी समिति में सुदृढ़ता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।
नेक्स्ट, प्रशिक्षण का सिद्धांत। सहकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण को भी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी संगठन की सफलता उसके प्रबंध की कुशलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्वशासित स्थानीय समिति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनोमस लोकल सोसाइटी। सहकारी स्वतंत्र आयोग ने स्वशासित स्थानीय समिति के सिद्धांत पर बल दिया है। यह सिद्धांत स्वतंत्र विकेंद्रीकरण की विचारधारा पर आधारित है। समिति के कार्यों में विकेंद्रीकरण व स्थानीय संपर्क की भावना का विकास होने की विचारधारा होनी चाहिए। इसी के साथ ये सहकारिता के सिद्धांतों को विस्तृत रूप से यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।